मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। कल बेटा हम लोगों ने राष्ट्रपति में आर्टिकल, आपको पता होगा अगर आपने बहुत अच्छे से पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा, तो हम लोग 52 से 54 आर्टिकल तक पहुँच गए हैं। उसके अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट थे 52 से में जो हमने पढ़ा, 53 पढ़ा, 53 के साथ 74 पढ़ना चाहिए, 74 के साथ चीज़ों को हमने समझा, फिर हमने अमेंडमेंट पढ़ा जा करके 42 और 44 अमेंडमेंट पढ़ा। उसके बाद आगे की चीज़ें आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम आपको 54 से लेकर के जो 54 आर्टिकल है उससे लेकर के 60 आर्टिकल तक हम आपको ले जाए जाकर। तो बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं कुछ चीज़ें, तो चीज़ें थोड़ा सा लिखने से चीज़ें आसान हो जाती हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता फिर लिखने में। तो 54 से लेकर हम 60 तक, आर्टिकल 60 तक आज डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर से कह दूं, और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं पूरा लेक्चर 15-16 मिनट में यहीं याद करा दूंगा। ये ध्यान से सुनिएगा बस मेरी बातों को। 4 से 5 महीने का समय है सबके लिए, बार बार कह रहा हूँ, 4 से 5 महीने का समय है। रात दिन झोंक दीजिए पूरी ताकत। जो बच्चे बहुत बड़ा सपना नहीं देखते कि हम आईएएस नहीं बन सकते, तो कम से कम आरओ तो भाई बन सकते हैं। आरओ भी पीसीएस के समकक्ष है, उसके लिए पूरी ताकत झोंकी। 5 महीने का समय है। उसके बाद जो उससे नीचे एग्जाम आ रहे हैं वो अपने आप निकल जाएंगे जा करके, है ना। तो ताकत झोंकी खूब, ठीक। और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और पूरा का पूरा मैं आपको 54 से 60 तक यहीं का यहीं लर्न करा दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले 54 की। तो जो आर्टिकल 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है जाकर। तो राष्ट्रपति निर्वाचन की क्या बातें होती हैं उसके अंदर प्रश्न समझ लेते हैं। तो कई प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 54 है। अब उसके अंदर की कुछ बातें समझते हैं। तो बातें ये हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। तो अभी जैसे जो चुनाव हुए, अब दिमाग प्रश्न आता है ना, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं स्थानीय शासन व्यवस्था में के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के। तो जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसका मतलब है कि भारत में जो 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की, उनके चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। और जो तीसरी शासन व्यवस्था जिसको हम स्थानीय शासन व्यवस्था कहते हैं, उसके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो याद कर लीजिए कि भारत में 2 प्रकार के निर्वाचन आयोग हैं, एक है भारत निर्वाचन आयोग और दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। स्थानीय शासन व्यवस्था को छोड़कर जितने भी ऊपर चुनाव होते हैं वो सारे के सारे भारत निर्वाचन आयोग कराता है, और स्थानीय शासन व्यवस्था के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर अगर प्रश्न आ जाए तो यहाँ याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट में लिखता चला जा रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, ये जो चुनाव है राष्ट्रपति का, वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। पहला पॉइंट है निर्वाचन आयोग कराता है। मैंने आपको बोल भी दिया और मैंने बोर्ड पर आपको लिख भी दिया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है भारत निर्वाचन आयोग कराता है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें क्या क्या बातें होती हैं, इस बात को हमें पता होना चाहिए। अब समझिए ना कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपके पास प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए जा करके। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें जो भी उम्मीदवार है उसके पास 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक का होना आवश्यक है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट याद कर लीजिए। पहला मैंने बिंदु आपको बताया कि भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आर्टिकल 54 के अंदर बताया कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति के, उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसका अर्थ होता है कि 50 लोग मेरे नाम का प्रस्ताव रखें और 50 लोग उस नाम को अनुमोदित करें। इसका मतलब है कि 100 लोगों का होना आवश्यक है आपके साथ। अब कहेंगे सर ये तो इस तरह से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अभी मैं यहाँ पर निर्वाचक मंडल में आपको बता दूंगा कि ऐसे नहीं, राष्ट्रपति का कोई भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव तो सब कोई लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा खेल खेला गया है कि सिर्फ राजनेता लोग, जो पार्टी संबंधित लोग हैं, वो जिसको उम्मीदवार बनाते हैं, अधिकतर वही इन शर्तों को फुलफिल कर पाते हैं। एक सामान्य नागरिक, एक साधारण नागरिक निर्दलीय रूप में बिना पार्टी के सहयोग के बिना चुनाव नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का। मेरा मन हुआ कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लूँ तो शायद मैं अनुमोदक का प्रस्तावक ही नहीं अपने ला पाऊंगा, ठीक है। याद रहेगा जाकर, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो चुनाव है वो भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। जो मुझे, जब मैं उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर आपको पता है कि जमानत राशि एक होती है। तो यहाँ पर एक जमानत राशि जो निकल करके आती है उसको देख लीजिए, 15,000 रुपये। जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपये RBI के खाते पर जमा होना चाहिए, ठीक है।
15,000 रुपये जमानत राशि का RBI के खाते में जमा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जमानत राशि जब्त कब होती है, ये भी एक प्रश्न है कि जब्त कब होती है। तो यहाँ पर ये 15,000 रुपये आपके जब्त तब होंगे जब आपको वैध मत का 1/6 मत हासिल ना हो पाए। अगर आप वैध मत का, जो वैध मत पड़े हैं उसका अगर 1/6 मत आप हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको बिंदु बताए, याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 54 क्या कहता है। देखिए ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें याद होंगी, पढ़ना है तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि जो चुनाव है भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। दूसरा है कि एक उम्मीदवार के तौर पर, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर उसके पास 50 प्रस्तावक का होना जरूरी है। अगर उसके पास प्रस्तावक हो गए हैं तो उसको अनुमोदित करने के लिए 50 लोग जरूरी है, यानी कि 100 लोगों का होना उसके पास जरूरी है। इस तरह से 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। जमानत राशि 15,000 रुपये RBI के पास जमा करना होता है, RBI के नाम से जमा हो जाता है। और ये जमानत राशि जब्त भी हो जाती है अगर आप जो उम्मीदवार है वैध मत का, वैध जो मत है उसका अगर 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है। 1/6 भाग प्राप्त करना ही है, नहीं कर पाएंगे तो आपकी जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। ठीक है, याद हो गया जाकर के। तो इस तरह से चीज़ें आप समझिए जाकर बेटा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया जाकर। यहाँ पर ही 54 के अंदर फिर दूसरा बिंदु जो मैंने आपको ना प्रस्ताव का अनुमोदक, जो मैं आपको समझा रहा था कि मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता जो चुनाव लड़ लें बिना पार्टी के सहयोग के। पार्टी का सहयोग होगा तभी हम चुनाव लड़ पाएंगे। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर होता है ना कि चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में मतदाता कौन है, आखिर वहाँ पर मतदान का प्रयोग कौन कर रहा है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु निर्वाचक मंडल का जो पहला बिंदु, 2 बिंदु है सिर्फ यहाँ पर याद रखिएगा। संसद, जब भी संसद कहते हैं तो संसद के अंदर आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है। संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, निर्वाचित, मनोनीत नहीं। लोकसभा में भी प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं, ऐसे राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए बात को कि जो संसद है, संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा होती है, दोनों में ही सदस्य चुन करके आते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं। तो मनोनीत सदस्य इसलिए भाग नहीं लेते हैं कि कहीं ये हो सकता है कि क्योंकि राष्ट्रपति मनोनयन करता है, लोकसभा में कुछ सदस्यों का और राज्यसभा कुछ सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति ही करता है। अगर वही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो जो मनोनीत सदस्य निकल करके आएंगे वो उसी व्यक्ति को ही वोट देना पसंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाएगा। इस भेदभाव से बचने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए यहाँ पर मनोनीत सदस्य ना होकर के सिर्फ निर्वाचित सदस्य लिए गए। ध्यान रखना, यहाँ अगर सदस्य लिख दिया जाए, अगर लिखा संसद के सदस्य, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सदस्य में निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। तो आंसर आपको पता चल गया कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं, और क्यों नहीं लेते हैं ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। दूसरा, यहाँ पर संसद तो शामिल है विधानमंडल। ठीक बेटा, विधानमंडल, विधानमंडल शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ठीक, विधानमंडल का आशय होता है विधानसभा, विधान परिषद। विधानमंडल में कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं, नहीं तो अधिकांश राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। आगे हम जब विधायिका पढ़ेंगे तो सब मैं आपको बताऊंगा जाकर। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, इसका अर्थ है कि विधान मंडल में भी निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जाकर। ये चीज़ पूरी आपको मैंने क्लियर कर दी। ठीक, अब प्रश्न दिमाग में ये उठता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य हो गए, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य हो गए, तो राष्ट्रपति में के अंतर्गत फिर राज्यों को क्यों शामिल किया गया? भाई संसद से काम चला लेते हैं, विधानमंडल को लाने की क्यों आवश्यकता है जाकर के? यहां पर मैं आपको इसका आंसर ये है कि राष्ट्रपति केंद्र का भी प्रतिनिधित्व करता है और राज्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक, भारत का पूरा सर्वा देखा जाए तो राष्ट्रपति ही है। तो राष्ट्रपति केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के प्रतिनिधित्व करने के कारण राज्य के विधानमंडलों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, सभी प्रश्नों का जवाब आ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत बातों को ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है, ज्यादा का लेक्चर समझ आ रहा है तो आप तोड़ करके सुनिए, दोबारा फिर सुनिए, तिबारा फिर सुनिए जा करके। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी कि आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन,
निर्वाचन में चुनाव कौन कराता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्ताव का 50 अनुमोदक का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमात राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। ये पैसा तब जब्त हो जाता है अगर वह वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में मत या वोट जो है वो असफल होता है। अगर वो 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो 15,000 रुपये जमात राशि उसकी जब्त हो जाती है। ठीक, इतनी बात मुझे लग रहा समझ में आ गई होगी आपको। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल तैयार कर लीजिए। याद कर लीजिए, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, निर्वाचित सदस्य बोल रहा हूं, निर्वाचित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, चाहते तो सदस्य भी लिख सकते थे। निर्वाचित लिखने से क्लियर हो गया कि सदस्य के अंतर्गत निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, तो मनोनीत सदस्य नहीं लिए जाते हैं। विधानमंडल में भी निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं, और मैंने आपको भी बता दिया कि मनोनीत सदस्य क्यों नहीं लिए जाते हैं, उसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया है। और ये भी आंसर मैंने आपको दिया कि विधानमंडल को क्यों इसमें शामिल किया गया। मुझे लग रहा है याद हो गया होगा अच्छे से। तो ये समझ में आ गया बेटा मनोनयन क्यों नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत करता सदस्यों को, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने के लिए मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया जाकर, और राज्य का भी प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है, इसलिए विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। यहां पर एक अमेंडमेंट याद रखना है, क्योंकि हमारे पास 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर खुद की अपनी विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी अगर विधानसभा है तो निश्चित है कि वहां पर निर्वाचित सदस्य चुन करके आते होंगे, तो वहां के भी विधानसभाओं के सदस्यों को जोड़ना आवश्यक है। तो यहां पर एक अमेंडमेंट किया गया था, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस अधिनियम के तहत, याद कर लीजिएगा, इस अधिनियम के तहत दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मत देने में शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखना भाई विधानमंडल में तो आ ही रहा है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, तो कई प्रश्न आ जाए कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को कब सम्मिलित किया गया, उसके निर्वाचित सदस्यों को कब सम्मिलित किया गया, तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। उम्मीद है याद हो गया होगा लगभग। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं 54, निश्चित है कि 54 आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, यहां पर अगर हम 55 की बात करें, आर्टिकल 55 हम पहुंचते हैं, जाकर 55 को देखते हैं। तो 55 कहता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है, जिसमें हम लोग भाग नहीं लेते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। आप यहां से समझ लीजिए ना, जो निर्वाचक मंडल है, देखिए कौन भाग ले रहा है, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे हैं, आम जनता तो नहीं ले रही है। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, यानी कि सांसद और विधायक इसे भाग लेते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा ना, सांसद और विधायक जब भाग लेंगे, जो वहां के मतदाता होंगे वही तो उसके प्रस्ताव का अनुमोदक होंगे, यानी कि 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक में ही यही सांसद और विधायक होंगे। तो सोचिए, एक आम आदमी, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, किसी आम आदमी का अगर मन आए, नहीं यार मैं चुनाव लड़ लेता हूं जाकर के, तो भाई 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक में कौन होंगे आपके 50 प्रस्ताव का अनुमोदक? जो मतदाता होंगे। और मतदाता कौन है? या तो संसद के निर्वाचित सदस्य, या तो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, या तो सांसद है या तो विधायक है। अब सोचिए, एक आम आदमी एक विधायक सांसद से अपनी बात तो सही ढंग से कर नहीं पाता, डरता रहता है अपनी बात को कहने में, अपनी समस्याओं को तो बता नहीं पा रहा है कि सर हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं। तो सोचिए कि 50 अनुमोदक को 50 प्रस्ताव कहां से लाएगा। इसका मतलब है कि राजनीतिक पार्टियां ही अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं, और उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार ही अधिकतर राष्ट्रपति बनकर, अधिकतर क्या, हमेशा राष्ट्रपति बनकर के आते हैं। शुरुआत से लेकर अब तक के आप राष्ट्रपति का एक कार्यकाल निकाल लीजिएगा कि कौन कब रहे, तो आपको समझ में सब आ जाएगा कि पार्टियों के ही व्यक्ति उम्मीदवार ही राष्ट्रपति हमेशा बनते हैं। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा होगा आपको। अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की बात होती है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया मैंने आपको भी बता दी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, हम लोग भाग नहीं लेंगे, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और इस पद्धति को कहते हैं अनुपातिक एकल संक्रमणी हस्तांतरण मत प्रणाली। याद रखिएगा, इस पद्धति को कहते हैं अनुपातिक एकल संक्रमणी हस्तांतरण मत प्रणाली। यहां पर बस मैं 1-2 लाइन पर थोड़ा सा सरल भाषा में आपको बता दूं। इसका अर्थ होता है कि यहां पर जो मत होते हैं, मत न देकर के वरीयताएं दी जाती हैं। ठीक बेटा, और वरीयताओं को बाद में मत में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए उसको हस्तांतरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो मतदाता होते हैं, मतदाता मत न दे करके आपको वरीयता देंगे, वरीयता को बाद में मतों में बदल जाता है, कन्वर्ट किया जाता है फार्मूला लगा करके, और फिर धीरे धीरे अनुपातिक का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा 50% से अधिक। ठीक, तो यहाँ पर 2 बातें हैं। हस्तांतरण का मतलब होता है कि जो आपकी वरीयता है वो मतों में बदल जाएगी, और अनुपातिक अर्थ है कि उम्मीदवार जब तक 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं कर लेगा। अनुपातिक अर्थ समझ लीजिए, जब तक उम्मीदवार
50% से अधिक मत प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसको विजेता घोषित नहीं करते हैं। इसका मतलब विजेता घोषित होने के लिए 50% से अधिक मत का होना आवश्यक है, और ये तभी होगा जब नीचे के उम्मीदवारों को, जो निचली कड़ी में है, उसको हटाते जाएंगे और उसके वोट ऊपर की ओर, उसकी वरीयता ऊपर की ओर ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक, ये थोड़ा सा मैं अलग से कभी लेक्चर में समझा दूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से आपको एक लेक्चर बना करके दे दूंगा। ठीक है, अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि अनुच्छेद 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, तो आपको मैंने बता दिया कि अनुपातिक एकल संक्रमणी हस्तांतरित मत प्रणाली है। अनुपातिक का अर्थ है कि उम्मीदवार को 50% से अधिक मत का प्राप्त करना जरूरी है, और हस्तांतरण का अर्थ ही निकल के आया कि यहाँ पर जो मतदाता होते हैं वो मत न देकर के वरीयता देते हैं, वरीयताओं को फिर मतों में ट्रांसफर किया जाता है, और नीचे जो सबसे निचले पायदान पर उम्मीदवार होता है उसको हटाते जाते हैं, उसकी वरीयताओं को ऊपर शिफ्ट करते जाते हैं। इस प्रकार से पूरी चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से होती है जाकर। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको अनुच्छेद 54 भी क्लियर हो गया होगा और अनुच्छेद 55 भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बाकी इस विषय पर मैं आपको लेक्चर एक पूरा अलग से बना करके दे दूंगा। ठीक, अनुच्छेद 56 को अगर हम समझते हैं कि अनुच्छेद 56 क्या कहता है बेटा, तो अनुच्छेद 56 कार्यकाल। यहाँ पर सरल है, कार्यकाल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि कार्यकाल का अर्थ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 56 कार्यकाल। कार्यकाल कितना है भाई, 5 वर्ष का है। 57 पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि क्या कोई व्यक्ति दोबारा हमारा राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि कितनी बार भी वो उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो सकता है। अगर वो चुनाव जीतता है तो बार बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। यानी कि पुनर्निर्वाचन में हमारे यहाँ कोई शर्तें नहीं है। जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार से बन सकता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया। तो 57 क्या बात करता है कि पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन क्या है, कितनी बार भी हमारे यहाँ व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी एक व्यक्ति। 58 योग्यता की बात करता है। ठीक है बेटा, योग्यता याद कर लीजिए, यहाँ पर सरल है, याद कर लीजिए। मैं मुंह जबानी थोड़ा सा बोल दूँ। पहला तो है भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। ये बेसिक योग्यता तो सबको पता रहती है। 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं आपको तय रखनी है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 2 महत्वपूर्ण जो योग्यता हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है 35 वर्ष की आयु। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक, और दूसरी क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि योग्यता में भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 59 की बात करें तो यहाँ पर पद की शर्तें। पद की शर्तों में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति बनने वाला है व्यक्ति, अगर वो संसद और विधानमंडल का सदस्य है तो पहले उसको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। शपथ ग्रहण करने से पहले उसको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बोला ना, और जैसे प्रणब मुखर्जी थे हमारे राष्ट्रपति, तो प्रणब मुखर्जी से मंत्री भी थे। तो प्रणब मुखर्जी जब मंत्री थे और राष्ट्रपति के तौर पर जब शपथ लेने वाले थे तो उनको अपने मंत्री का पद त्यागना पड़ा, अपने सदन की सदस्यता को त्यागना पड़ा जाकर। तो पहला शर्त यह है कि अगर कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले, शपथ ग्रहण करने से पहले उसको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति अगर कोई लाभ का पद नहीं धारण कर सकता, समझ में आ रहा है, जैसे सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है जाकर, मतलब राष्ट्रपति के जो लाभ के पद हैं वो धारण नहीं कर सकता है। तीसरी जो शर्त ये कही जाती है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जो भी उसको भत्ते वेतन दिए जाते हैं उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पद की शर्तें 59 है, पद की शर्तें। तो पद की शर्तों में पहला क्या है कि अगर राष्ट्रपति कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो शपथ ग्रहण करने से पहले, जो शपथ लेगा व्यक्ति उसको ग्रहण करने से पहले अपनी सदस्यता को त्यागना पड़ेगा। दूसरा है कि वो कोई दूसरा लाभ का पद नहीं ले सकता, मतलब आप अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं तो आप कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकते, अलग से कोई सरकारी नौकरी साथ में नहीं कर सकते। तीसरी शर्त है कि राष्ट्रपति के दौरान जो आपको वेतन भत्ते जो सुविधाएं दी गई हैं आपके कार्यकाल के दौरान उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। ये आपकी 59 है। ठीक है बेटा, 60 की अगर हम बात करें, यहाँ पर योग्यता लिख गया, ये थोड़ा सा गलत है। 60 में यहाँ पर शपथ है। 60 में क्या है, यहाँ पर शपथ, ओथ की बात होती है। तो शपथ कौन दिलाता है, तो निश्चित है कि महामहिम है, देश के प्रथम नागरिक है, अगर उनको शपथ दिलानी है तो निश्चित है कि न्यायालय का सर्वोच्च पद ही शपथ दिला सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो उनको शपथ दिला देते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिला देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आज आपको समझाई। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सारी बातों को। तो यहाँ पर अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन।
ठीक बेटा, राष्ट्रपति सुनिएगा मेरी बातों को एक बार जल्दी से जल्दी सुन लीजिए। निर्वाचन कौन कराएगा? भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। कितने अनुमोदक, कितने प्रस्तावक होने चाहिए? भाई कहेंगे 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। कितनी जमात राशि है? कहेंगे सर 15,000 रुपये आरबीआई के नाम पे जमा होता है और ये जब्त हो जाता है अगर 1/6 भाग अवैध मत का प्राप्त नहीं कर पाते तो जब्त हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि भाई मतदान का प्रयोग कौन करता है। एक एक देखते जाइए, मतदान का प्रयोग कौन करता है तो मैं यहाँ पर बताता चला जाऊँ। निर्वाचक मंडल की बात हो रही है, तो निर्वाचक मंडल की जब बात हो रही है यहाँ पर देखिए एक एक मैं चीज़ें आपको समझाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा कि आप जल्दी से समझ लेते हैं, निर्वाचक मंडल की बात हो रही तो निर्वाचक मंडल में कौन है? संसद के निर्वाचित सदस्य, विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य, ये मैंने आपको जल्दी से बता दिया। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि मनोनीत नहीं होते, सिर्फ निर्वाचित ही लिए जाते हैं। और यहाँ पर एक 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल कर दिया गया। ठीक, निश्चित है कि यहाँ तक आपको तैयार हो गया होगा। फिर आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 55 पर। तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से होगी। पहले ही हमने बता दिया कि हमारे चुने हुए लोग ही सिर्फ राष्ट्रपति को चयन करेंगे और पद्धति का नाम है अनुपातिक एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली। अनुपातिक का अर्थ है 50% से अधिक मत का प्राप्त करना। हस्तांतरण का मतलब है कि मत न देकर के वरीयताएं दी जाती हैं और लगातार नीचे के कैंडिडेट को, जो निचला कैंडिडेट है, अगर 50% का कोई मत नहीं प्राप्त कर पा रहा तो निचले पायदान के व्यक्ति को हटाकर उसकी वरीयताओं को ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। मैंने आपको बताया, लेक्चर में आपको अलग से बना दूंगा। ठीक, तो ये भी आपको तैयार हो गया। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 56 की बात की जाए तो कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष का होता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर 57 पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन मतलब भारत का राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन अमेरिका में सिर्फ कितनी बार है? 2 बार है। तो पुनर्निर्वाचन भी तैयार हो गया। ठीक है। 58 योग्यता की बात करता है। तो योग्यता में भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लेकिन 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं रखनी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और दूसरी है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और 59 है पद की शर्तें। पद की शर्तें मतलब राष्ट्रपति का जो पद धारण कर रहा है उसकी शर्तें क्या हैं? तो पद की शर्तों में बेटा ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले, शपथ ग्रहण करने से पहले, अगर वो संसद और विधानमंडल का सदस्य है तो सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति पद के दौरान वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति बनने के बाद उसके कार्यकाल, उसके वेतन भत्ते, जो भी उसको सुविधाएं दी जाए उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। और लास्ट है शपथ, अनुच्छेद 60 याद रख लीजिए। शपथ की बात करता है तो शपथ मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश आपको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा लगभग। तो सुनिएगा, बहुत अच्छे सुनिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा 1-2 बार, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे और उम्मीद है कि आपको पूरा 60 तक, शुरुआत से 52 से लेकर के 60 तक, यहाँ तक राष्ट्रपति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।